दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म देखा। अब आइए उसको स्केलर फॉर्म की जगह अब वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। वेक्टर फॉर्म वैसे अगर आप यूज टू हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी इसके फार्मूले को नीट वगैरह या फिर कोई एग्जाम इसको पूछ सकते हैं या पूछे भी हैं। आइए देखते हैं इसको डायग्राम के तरीके से। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज Q1 है और एक दूसरा चार्ज Q2 है। अगर कोई आपको साइन नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आप उसको पॉजिटिव ही मानेंगे, तो दोनों चार्ज एज्यूम किए जाएंगे कि पॉजिटिव है। अब Q1 ने Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाया वो रिपल्सन का होगा। रिपल्सन का मतलब होता है दूर दूर भगाना, यानी दूर दूर करना। तो अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं, सपोज करिए पॉजिटिव ही है, मैं पॉजिटिव मार्क भी कर देता हूं इसको। अब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो Q2 पर एक फोर्स लगी रिपल्सन के कारण इस साइड, और Q1 पर एक फोर्स लगी इस साइड। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में जो एक वेक्टर बना हुआ है, मैं इसके बीच में जो वेक्टर है उसको मैं आपको दिखा देता हूं। ये वेक्टर है, और ये वेक्टर क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस इन द सेंस, सपोज करिए ये वेक्टर जो है इसको आप ए वेक्टर मान सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग ए वेक्टर मान सकते हैं। समझने का तरीका है, वैसे और भी तरीके से आप समझ सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है। अब जो फोर्स लगी है Q2 के ऊपर, Q1 जो फोर्स Q2 के ऊपर लगा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जो कि आपका सपोज करिए R है, यानी R²। लेकिन अभी ये स्केलर है, इसको आपको वेक्टर को बनाना है, वेक्टर बनाना है इसमें। तो अब ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपको देनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे कि अगर आप, चूंकि आपको मालूम है कि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो हमको डायरेक्शन हम लोग ए वेक्टर यहां पर लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन ए वेक्टर लिखने में फिर चूंकि ए की लंबाई है, तो इसका मतलब आपने इसकी लंबाई से इस पूरे फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया किसी की लंबाई से या किसी लेंथ से, तो इसका मतलब फोर्स कई गुना बढ़ गया। तो आपको केवल डायरेक्शन देनी है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू तो ये है, फोर्स की वैल्यू ये है, इसमें कोई फेरबदल नहीं करना है, बल्कि इसको थोड़ा सा हमको डायरेक्शन देना है। और हमने इस पूरे वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब इसको हमने 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया, क्योंकि जितनी लेंथ इस ए वेक्टर की रहेगी उतने गुना फोर्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इसी की लंबाई से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी मॉड ऑफ ए से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, हमने ए की लंबाई से मल्टीप्लाई किया था, अब हम इसका फायदा ये होगा कि हमारे को डायरेक्शन मिल जाएगी। अब ये A/A0, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि दोनों के बीच की दूरी r ही है, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो r ही है, तो इसका मतलब ये चीज और a का मॉड सेम है, तो इसलिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r³। और ये जो a वेक्टर है उसको आप या तो a वेक्टर के तरीके से दिखा दीजिए, और a वेक्टर को दिखाने के और कई तरीके हैं। एक तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं a वेक्टर को, कि a वेक्टर जो है वो क्या है, वो R1 to 2, यानी R1 से 2 की तरफ है, यानी R12 है। ऐसे भी करके दिखा सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? सपोज करिए इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, और ये जो Q2 है इसका भी कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, ये R2 है।
तो आपको पता है R1 प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू R2, यानी R1 प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू R2। तो इसका मतलब ए वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे R12। तो कई जगह आप देखेंगे कि ए वेक्टर की जगह R2 माइनस R1 इस्तेमाल है, यानी इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये तो स्केलर फॉर्म में हमारा फोर्स की वैल्यू थी, और ए वेक्टर को आपने क्या लिख दिया है, R2 माइनस R1 अपॉन, और ये मॉड का मतलब केवल लंबाई का मतलब होता है, तो इसका मतलब मॉड ऑफ R2 माइनस R1। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं फोर्स की वैल्यूज, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गए सब। उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये a अपॉन ए मॉड, यानी ए वेक्टर को उसी की लंबाई से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट लेंथ का हो जाएगा। कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए कोई एक रस्सी है, उसकी लंबाई 12 मीटर है, 12 मीटर है, उसको 12 से ही डिवाइड कर देंगे तो उसकी लेंथ 1 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर को उसी की लंबाई से डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो ये जो यहां से आपको a अपॉन ए मॉड ए है, इसको आप ए यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं। ए यूनिट वेक्टर का मतलब 1 से 2 की तरफ वाला, या फिर इसी को आप कह सकते हैं आर यूनिट वेक्टर। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एंड आर यूनिट वेक्टर, एंड आर इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे क्रिएट होता है। इसको कई जगह पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिए ये सारी फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। आप इसमें हमको बताएं, कमेंट करके बताएं कि अगर आपको ना समझ में आया हो तो इसको दोबारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब हमने कूलॉम्स लॉ के ऊपर वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म दोनों देख लिया है। इसके बाद जब एक बार आपका कूलॉम्स लॉ तैयार हो जाता है, कूलॉम्स लॉ के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, आपको नॉलेज हो जाती है, तो आप डिफरेंट चार्जेस के अरेंजमेंट पर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर क्या फोर्स लग रही है उसकी स्टडी करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो तो नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कई जगह फॉलो होता है। लगभग हर वेक्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इवन पोटेंशियल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉलो करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जितने वेक्टर हैं सब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इवन आप जब एसएचएम में जाएंगे वहां भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।